आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स पक्के। कैसे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 5 से 7 मार्क्स के आपको आने वाले सवाल, और इस सेशन के बाहर तो आपको एक भी सवाल नहीं आएगा। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड और फोड़ कर जाना। अगर आप इस सेशन के बाद कॉन्फिडेंट फील करते हो तो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर जाना बल्ले बल्ले। मिलते हैं सेशन में, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। व्हाट अबाउट यू गाइस? मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी स्कोरिंग चैप्टर एंड आल्सो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने के लिए बैठते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और थोड़ा सा यहाँ पर सवालों पे ध्यान दें, क्योंकि हर एक सवाल जो मैंने बताया आपको आना ही आना है। इसके बाहर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन टू कम फ्रॉम योर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आ चुका है आप सामने। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये बताने के बाद आपको सामने एक सवाल भी पूछा होगा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस, यू नो दिस वेरी क्लियरली, इट्स अ फेमस क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्लोज कर्व्स, ये भी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली भी आपको आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है? तो मेक श्योर करिए कि इनको आप अच्छे से पढ़कर जा रहे हो बेटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात बताई जा रही है कि भाई व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होती क्या है ये बताना बहुत जरूरी है हमें। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हम क्या करेंगे, प्यारा सा एक मैग्नेट बना देंगे यहाँ पर। ठीक है? और जैसे हम यहाँ पर मैग्नेट बनाते हैं, आप देखो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, है ना हमारे। और जो पहला पार्ट है इसमें एक्चुअली में डायग्राम बनाना अच्छा होगा, ताकि आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? आपके मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी रीजन होती है, मैग्नेटिक एक आपके मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी रीजन होती है जिसके अंदर उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स आपको फील होता है, और उसी रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट विद इन विच योर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ दैट मैग्नेट इज फेल्ट इज व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो मैंने अभी सर्कल बनाया है, यहां पर आप देख सकते हो बड़े प्यार से कि भाई इस सर्कल के अंदर, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी अगर मैं किसी और मैग्नेट को ले जाऊंगा तो इस मैग्नेट से या तो वो चिपक जाएगा या तो वो रिपेल करेगा, है ना। इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपसे ये भी पूछी जा रही है कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको अगर हम बी बोल देते हैं, और ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब सवाल यहां पर ये है कि भाई ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे सवाल पूछा रहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। काहे? व्हाई डोंट दे एवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उस मैग्नेटिक फील्ड का फिर क्या डायरेक्शन होगा, यू नेवर नो ना। क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, यू नेवर नो दैट, करेक्ट। और एक पॉइंट पे एक ही ऑब्जेक्ट का 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता, दैट इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको बोलना है ए पार्ट के लिए। ठीक है? दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे माइट हैव 2 डायरेक्शन, दैट इज अब्सर्ड। ठीक है? अब दूसरा सवाल आपको यहां पर ये आ रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, एब्सोल्युटली ट्रू। आप देखोगे यहां पर कि भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर हमने बनाया भी हुआ है, वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में जाती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाती है। तो एक्चुअली में अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फॉलो करूंगा नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड जाएगी साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, तो व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ हियर इज अ क्लोज्ड कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली क्लोज्ड लूप्स, वो कभी भी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती है। तो गुड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम 3 मार्क्स, एंड ऑल्सो इंडिविजुअली दे कैन कम फॉर 2-2 मार्क्स ईच और 1-1 मार्क ईच, है ना। तो गुड क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। State how the magnetic field produced by a straight current carrying conductor at a point depends upon the current through the conductor and distance point from the conductor। तो ये यहां पर आपको पूछा आ रहा है, टॉपिक समझो कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर आता है, सर्कुलर लूप आता है, सॉलिनॉइड भी आता है ना। तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला सवाल है आपको ये आपको डायग्राम के बेसिस में पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको सर्कुलर लूप के लिए पूछ सकते हैं, या तो सॉलिनॉइड के लिए पूछ सकते हैं, है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू द कंडक्टर, येस और नो। तो इसका जवाब हम जानते हैं कि भाई डेफिनेटली डिपेंड्स, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कितना करंट, जितना करंट दौड़ेगा उतना ही ज्यादा का मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, येस इट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल्सो, लेट्स फिगर आउट हाउ। ठीक है? तो अगर मान लीजिए यहां पर अगर मैं ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बना देता हूं, ठीक है, ये क्या हो रहा है जिंदगी में हमारे,
हाँ जी, तो अगर मैंने यहां पर एक स्ट्रेट काहे नहीं बन रहा भाई, ये टॉक 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 टॉक, हाँ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैं यहाँ पे बना देता हूं और मान लेते कि भाई इसमें जो करंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, अगर मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में अगर जा रही है, तो आपकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे दिखेगी? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यस और नो? Yes, we know that's going to be concentric circles। और यहां पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं तो भाई अगर ऊपर जा रहा है करंट तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर यहां पर कोई है जिसको नहीं पता राइट हैंड थंब रूल, कुछ देर में भी आने वाला है, तो मेक श्योर यू आर वाचिंग, ठीक है? तो मान लीजिए कि भाई एक सर्कल हम, अरे सर्कल बनाने जा रहा है तो स्क्वायर बन जा रहा है, कैसे? हाँ गजब गजब। तो आपका ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे तो बन ही जा रहा है ना बबुआ, अरे क्या बात है। तो अब देखोगे तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन चुकी है और इसको बनाना है हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या है कि अगर मैं इसमें करंट को बढ़ाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? ऑफ कोर्स यस, करंट इंक्रीज होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो आपको ये याद रखना है दैट द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरी चीज जो ये आपको याद रखनी है कि योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। क्योंकि भाई अगर मान लो अगर मैंने एक मैग्नेट को यहां पर रखा और एक मैग्नेट को यहां पर रखा, तो इन दोनों के बीच मतलब इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कंडक्टर की वजह से उस मैग्नेट पे। ऑफ कोर्स ये बात है, जो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास में उस पे ज्यादा खिंचाव होगा, जो मैग्नेट दूर में रखा हुआ है इस मैग्नेट से फिर कम खिंचाव होगा। ऑफ कोर्स ही बात है यार, इसमें तक डाउट या कंफ्यूजन की बात होनी ही नहीं चाहिए आपको, मतलब there is no confusion in this particular question, है ना? तो this is a very good question coming from the magnetic field properties of conductors, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हियर वी गो। आ चुका है आपका बड़ा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा right hand thumb rule. State right hand thumb rule to find the direction of the magnetic field around a current carrying straight conductor। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं अभी, बट आपको ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा विच इज 90% ऑफ द केस इन द लास्ट 10 years ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप देखोगे राइट हैंड थंब रूल का स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा कि भाई स्टेट बताओ, मतलब बताओ कि क्या है राइट हैंड थंब रूल। आपको उसके हैंड रूल्स का प्रॉब्लम कम ही दिया जा रहा है, स्टेट बताने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है? तो भाई क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, एक बार थोड़ा सा अपनी कारीगरी से समझते हैं। तो मान लीजिए कि भाई ये आपका थंब है, ठीक है, और ये रहा आपका वही बाकी हाथ, है ना? उंगलियां गाइस, उंगलियां, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? और ये थंब है आपका ठीक है? और मान लीजिए कि कंडक्टर को हमने बना दिया है और वो कंडक्टर आपका जो है यहाँ पर आपका एक प्यारा सा कंडक्टर है और इसके ऊपर करंट जो है ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आप अपने थंब को जो है करंट के डायरेक्शन में रखोगे, थंब को अगर आप अपने करंट के डायरेक्शन में रखोगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ रही होंगी उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब को मैंने रखा, तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं वही मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे हमने बनाया था वैसे आपका बन जाएगा। तो यहां पर करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे जल्दी से चार्ट में स्पैम करके बताइए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम तो हम समझ जाएंगे इस चीज को कि भाई हमारा जो करंट अगर नॉर्थ की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे? बिल्कुल हाँ। तो अगर मेरा करंट जो है वो नॉर्थ की तरफ है तो, ठीक है? और वैसे ही अगर मेरा जो करंट है वो साउथ की तरफ है, अगर मेरा करंट साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ है, तो आप देख सकते हो कि भाई मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उल्टा होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एक बार चार्ट में जल्दी से बेटा स्कैन ओपी हो जाए, क्या कहते हो? स्कैन ओपी हो जाए एक बार चार्ट में, क्योंकि ये तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्या कहते हैं निमोनिक है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रिक है जो मैंने बताया हुआ है पिछले कई सालों में। तो स्कैन ओपी, अगर आप स्कैन याद रखते हो तो ये आपके लिए ना ही राइट हैंड थंब रूल में काम आएगा बल्कि क्लॉक फेस रूल में भी काम आएगा। और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पूरे मार्क्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा एक्चुअली चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो रिमेंबर दिस स्कैन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि साउथ है तो क्लॉकवाइज, नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो एक बार स्कैन ओपी चैट में और कमेंट्स में जरूर करके जाना बच्चों,
इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा हुआ है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। हमने कर लिया, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इन द कंडक्टर, मतलब अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो हमें पता है कि भाई साउथ की तरफ जा रहा है, तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। ये हमें यहां पर बता देना था, तो ये हमने कर लिया बहुत ही प्यारे से। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल। भाई साहब आ गया आपका इस पूरे साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ना ही सिर्फ फिजिक्स बल्कि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एंड यू नो व्हाट इज इट, डेफिनेटली सोलेनॉइड, है ना। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अ बार मैग्नेट, लिस्ट टू डिस्टिंक्शन फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। तो यहां पर मैंने एक कंबाइंड सवाल दे दी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि मैं आपको हर एक सवाल का वेरिएशन भी देते जाऊंगा ना, मुझे बताना बहुत जरूरी है आपको कि भाई एक सवाल दूसरे वेरिएशन कैसे आएगा। तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड एक सवाल होती है, व्हाट इज सोलेनॉइड एंड ड्रॉ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो अलग सवाल होती है, उसका कंपैरिजन बार मैग्नेट से अलग सवाल होती है। तो उन तीनों कंबाइन करके मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई सोलेनॉइड क्या होती है, ताकि वी हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कि भाई आपकी प्यारी सी यहां पर एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी में आपका जो है करंट दौड़ रहा है, ठीक है, और करंट दौड़ते हुए यहां पर उसको हमने एक सोलेनॉइड से जोड़ दिया है। अब ये सोलेनॉइड है क्या? नाउ व्हाट इज दिस सोलेनॉइड हियर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट? अ सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ वायर. It's a coiled helical wire which is insulated. So it's an insulated helical coil of wire whose length is very much greater than the diameter, है ना। लंबाई अगर आप देखोगे तो भाई लंबाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है कि नहीं, लंबाई आपकी देखोगे यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और डायमीटर कितनी, मतलब अगर इसको मैं खोल दूंगा, अगर इस वायर को मैं हेलिकल लूप से सीधा कर दूंगा तो लंबाई तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना, और डायमीटर कितनी है, डायमीटर तो बस इतनी ही है। तो यू कैन सी दैट द डेफिनेशन इज राइट एट प्लेस। सो हाउ डू यू डिफाइन सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज एन इंसुलेटेड लैमिनेटेड हेलिकल कॉइल ऑफ कॉपर वायर which creates magnetic field when current is provided to it। बात खत्म हो जाती है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पर हमने बना भी दिया सोलेनॉइड क्या होता है। अब इसके बाद हमें बनाना होता है कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती कैसी, क्या दिखती है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे दिखती है, बना देते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है बेटा, तो ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट की जैसे ही दिखती है, उसमें कोई सेकेंड थॉट्स नहीं है। तो आपका मान लीजिए कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपके सोलेनॉइड के थ्रू, आप देखोगे कि कैसे एग्जैक्टली ये आपके बार मैग्नेट जैसे ही दिखती है। अब एक बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें नॉर्थ साउथ पोल हम कहां से कैसे डालें, तो बस मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, जहां पर नेगेटिव होगा ना वहां पर नॉर्थ पोल होगा, ऐसे आप डाल देना। ठीक है, नेगेटिव जहां पे होगी वहां पे साउथ पोल मतलब नॉर्थ पोल डाल देना। दैट वुड बी द इजीएस्ट वे टू गो अबाउट। ठीक है बेटा, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम बट ठीक है, दैट्स स्टिल कंसिडर्ड राइट। तो यहां पर आपका पॉजिटिव 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 मतलब आपका जो एरो मार्क है वो बाहर की तरफ होगा नॉर्थ के साइड में, और साउथ के साइड में अंदर की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है, साउथ से अंदर जाती है ना। तो ये आपका सोलेनॉइड का डायग्राम बन जाता है। अगर इसे हम एक मैग्नेट से कंपेयर करते हैं, मैग्नेट का डायग्राम हमने ऑलरेडी बना दिया है, मैग्नेट से अगर हम कंपेयर भी करते हैं, है ना, तो वी कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई सोलेनॉइड हो जाए, ठीक है, सोलेनॉइड हो जाए या बार मैग्नेट हो जाए, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे से ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस अबाउट इट। आप दोनों डायग्राम बना दोगे और उसके बाद आपको पूछा आ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। बहुत सिंपल है, आपका जो बार मैग्नेट होता है वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है। क्या होता है? एक परमानेंट मैग्नेट होता है ना। आपका बार मैग्नेट जो है एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और आपका जो सोलेनॉइड होता है वो एक परमानेंट नहीं, वो एक वेरिएबल मैग्नेट होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। उसमें आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट में आप किसी भी कैसे भी करें उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे पोलैरिटी बैटरी की अगर मैंने बताई आपको, यहां पर अगर मैं साउथ पोल को नॉर्थ पोल, अगर मैं यहां बैटरी की पोलैरिटी को बदल दूं, यहां पे इसको नेगेटिव यहां पे इसको पॉजिटिव कर दूं, तो यहां पर भी ये नॉर्थ से साउथ हो जाएगा और यहां साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। लेकिन एक मैग्नेट में वो पोलैरिटी आप नहीं बदल सकते हो जब वो वर्किंग कंडीशन में है ना। आपने उसको उठाकर एक सर्किट के अंदर डाल दिया, उसके बाद अगर आपको पोलैरिटी बदलनी है तो आपको पूरा वो फ्रिज तोड़ना पड़ेगा, एसी तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद वो मैग्नेट को उठाकर उल्टा रखना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं बाहर से उसका करंट का डायरेक्शन बदल दूंगा तो पोलैरिटी बदल भी जाएगी। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। सो पोलैरिटी कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट इट कैन नॉट बी डन विदाउट विद द हेल्प ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। हम नहीं कर सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है हमारी बहुत ही प्यारे से नेक्स्ट हैंड रूल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी उसके बारे में, जिसका नाम है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग केस व्हिच इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर क्यों है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? क्योंकि आप देखोगे करंट और फोर्स ऑन ए कंडक्टर दिया हुआ है,
आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन यहाँ पर निकालना है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल देते हो तो फिर ऑफ कोर्स आपको निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो आप ट्राई करो उसको करने की, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, आप करने की कोशिश करो, मुझे चैट में स्पैम करके बताओ। बट पैरेलली मैं ये भी बताना चाहूंगा जब तक इसको कोशिश कर रहे हो करने की कि क्या क्या गलतियां हो सकती है आपसे करते वक्त ना, कि हाउ व्हाट एंड ऑल मिस्टेक्स यू कैन डू। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब आप करते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब आप करते हो तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करिए, राइट हैंड का नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपका थंब, इंडेक्स फिंगर, और पहले आपका थंब और इंडेक्स फिंगर ऐसे गन के शेप में निकलना चाहिए, उसके बाद मिडिल फिंगर ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगा इंडेक्स फिंगर से। क्योंकि हम में से बहुत लोग ये गलती कर देते हैं ना, हम में से बहुत लोग ये वाली गलती कर देते हैं कि इंडेक्स फिंगर को यहाँ करते हैं, मिडिल फिंगर को ऊपर कर देते हैं। तो ये गलती बहुत कॉमन है। तो एज अ प्रिकॉशन आई एम टेलिंग यू, पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई ये बहुत कॉमन आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका, आपने इसको सीधा कर दिया, प्रिकॉशन बता दिया आपने। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो थंब होगा, ठीक है, आपका जो थंब होगा वो आपको फोर्स यानी कि फादर का डायरेक्शन देता है। इंडेक्स फिंगर जो है आपको, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड या तो आपके क्या कहते हैं मदर का डायरेक्शन देता है, ठीक है। और फिर आपका जो मिडिल फिंगर होता है वो आपको करंट का डायरेक्शन देता है, ठीक है, या तो चाइल्ड का डायरेक्शन देता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे यू विल फिगर आउट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि आपको करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और फोर्स ऑन द करंट, यानी कि आपको पप्पा और चाइल्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको मम्मी का डायरेक्शन निकालना है कि भाई कहां पर है। यूजुअली जो है इसका इस्तेमाल होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने, यानी कि फादर का डायरेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि पप्पा यूजुअली घूम जाते हैं, हमको पापा मम्मी जब बाहर ले जाते हो पप्पा अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं कि नहीं, रिलेट करते हो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अपने हिसाब से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि फादर मदर चाइल्ड, और आपको हमेशा फादर ढूंढना होता है, पप्पा को ढूंढना होता है। तो ऐसे याद रखना। तीसरी गलती जो हो जाती है कि वो फिंगर्स में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देता था या करंट देता था या फोर्स देता था। तो फादर मदर चाइल्ड, FMC ऐसे याद रखोगे तो भाई मजा आ जाएगा। तो FMC OP भी एक बार चैट और कमेंट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि भाई फोर्स ऑन द कंडक्टर, आप देखोगे तो भाई उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप जिस नोटबुक में आपने डायग्राम बनाया उसी हिसाब से करिए, मैं भी उस हिसाब से कर रहा हूं। तो आप देखोगे भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैंने लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है और फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में ना, क्योंकि स्क्रीन पे आपको अगर आप एक नोटबुक में बना चुके हो उस डायग्राम को तो विल फिगर इट आउट कि भाई वो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन मैंने थंब को रख दिया, करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखोगे करंट को मैंने करंट के मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रख दिया। आप देखोगे इंडेक्स फिंगर जो है मेरे आईपैड के बाहर आ रही है, यानी कि स्क्रीन के बाहर आ रही है इंडेक्स फिंगर, है ना। तो क्या कहते हैं इसको, आउटसाइड द पेज लिख सकते हो आप, बात खत्म हो जाती है। आउटसाइड द पेज, आउटसाइड द स्क्रीन, आउट ऑफ द पेज, ये आपका जवाब यहां पर बन जाता है। क्या जवाब बनेगा यहां पर बेटा? आउट ऑफ द पेज, बात खत्म, ठीक है। तो अगर आपका आउट ऑफ द पेज आया है तो बहुत बढ़िया, यू आर एट अ प्रो लेवल राइट नाउ ऑलरेडी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, ठीक है। चलिए, तो 5 सवाल हमने कर लिए हैं। मैं आपको एक और सवाल कराऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले एरिया से, उसके बाद आई वुड वांट अस टू मूव ऑन टू द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट, क्योंकि इस साल मुझे पूरा यकीन है कि उसमें से भी सवाल काफी अच्छे आ रहे हैं। तो ये सवाल मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट से कराना, उसके बाद विल मूव ऑन टू दैट पार्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या है भाई, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग, ठीक। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। तो ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है उसमें से आ रहा है। एक्सट्रीमली इजी, ये तो आपको पता ही होगा कैसे करना होता है, क्योंकि बहुत कॉमन है। वी ऑल नो इट इज F इज इक्वल टू बिल वाला जो कॉन्सेप्ट है हम सबको पता ही है। तो हम वहीं पे उसके ऊपर ध्यान देते हुए करेंगे कि लिस्ट द फैक्टर्स। तो इसमें F इक्वल टू बिल में जिनको नहीं पता बता देता हूं। F आपका है मैग्नेटिक फोर्स, B आपकी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, I इज द करंट ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। अब आगे सबसे पहला, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर डिपेंड्स। ये हमने लिस्ट कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं लिख कर दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लीट नहीं लिखते। इसको कंप्लीट नहीं लिखो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो F फोर्स होता है, सबको पता है, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। लिखना काफी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे भाई एक कंडक्टर को एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, जब आप इसको लिखोगे और जब इसका जवाब आपके एग्जामिनर पढ़ेंगे तो कितना खुश होंगे वो कि अच्छा बच्चे को पता तो है कि भाई किस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधे लोग तो यूट्यूब पे इसको पढ़ाते ही नहीं है। आई कैन बेट ऑन दिस कि नहीं पढ़ाते हैं बात। अब बारी आती है आपकी सेकंड पॉइंट जो है करंट। ये करंट किसके ऊपर है भाई?
करंट तो कंडक्टर के अंदर है, तो करंट ऑफ द कंडक्टर, बात खत्म हो गई, करंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलो अब आगे लास्ट, फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये तीनों चीजों को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिएगा। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड करंट लेंथ, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू बिल, ये लिखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पहला सवाल पूरी तरीके से खत्म। नेक्स्ट, व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम, आपका ये जो फोर्स है मैक्सिमम कब होता है, इसको मैं थोड़े प्यार से आपको एक डायग्राम के समझाना चाहूंगा, तो प्लीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर आप एक कंडक्टर को रख रहे हो। ठीक है, अब आप कंडक्टर को सीधा रख सकते हो, है ना, जैसे आप देखो यहाँ पर एक कंडक्टर को आप यहाँ पर सीधा रख सकते हो, एक कंडक्टर को आप ऐसे पैरेलल रख सकते हो, एक कंडक्टर को 45 डिग्री पे रख सकते हो, आपकी मर्जी कैसे रखना है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई मैक्सिमम यहाँ पर कब होगा, तो मैक्सिमम कब होता है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो पहले आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है F इज इक्वल टू बिल, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअली में F इज इक्वल टू बिल नहीं है, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, मैं बनाकर दिखाता हूं आपको दोबारा। तो इससे क्या डिफरेंस आता है, लेट मी शो इट टू यू वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगेन एज ए सेट कोई नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, आई नो दिस, बस बता देते हैं कि भाई ये मैक्सिमम ये मिनिमम है, बता देते हैं, मैं नहीं बता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा इसका पूरा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि भाई कंडक्टर को अगर मैं यहाँ पर पैरेलल रखूंगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कंडक्टर मैंने पैरेलल रखा हुआ है और करंट आई ऐसे दौड़ रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या एंगल है दोनों के बीच में, तो आप बताओगे ऑफ कोर्स सर यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री है। तो अगर मेरी थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, ये जो साइन थीटा यहाँ पे जो थीटा था ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये है पॉइंट, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट एंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इन दोनों के बीच के एंगल का जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पर। तो अगर मान लो ये दोनों को अगर पैरेलल रख दिया जाए और थीटा इज 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 हो गया तो फिर F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 0 तो 0 होती है ना, साइन 0 तो 0 होती है, इस वजह से। वैसे ही अगर मैंने कंडक्टर को ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर, करंट जा रही है ऐसे, तो अब आप देखोगे बहुत ही प्यार से कि आपके आई और बी के बीच में 90 डिग्रीज बन चुकी है। तो थीटा यहां पर कितनी होगी भाई, थीटा यहां पर बन चुकी है 90 डिग्री, है ना, और साइन 90 क्या होती है, साइन 90 आपकी हो जाती है 1, साइन 90 1 होगी तो F क्या हो गया, F इज इक्वल टू बिल। ठीक है, सो द क्वेश्चन वाज कि आपको मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स आपको मिलेगा जब F विल बी इक्वल टू बिल, ये होगा आपका मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रखे जाएंगे। और मिनिमम कब होगा, जब होगा F इज इक्वल टू 0, जब आपका कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रखे जाएंगे। अब क्या 10th ग्रेड में आपको इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत है, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको आपके 10th ग्रेड में लिखना कितना है, आपको 10th ग्रेड में बस ये लिखना है कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं परपेंडिकुलर रखता हूं मैग्नेटिक फील्ड के, मैक्सिमम, पैरेलल रखता हूं मिनिमम, इतना बोल दो काफी है। बट यू नीड टू नो ना क्यों ऐसा है, क्योंकि 12th में सेम कॉन्सेप्ट आ रही है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों इसी के साथ हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक। और इसके जो सवाल मैं बताने वाला हूं ना, बड़ी ट्रस्ट मी, इसके बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है टॉपिक को, तो इस पार्ट को जरूर देखना, मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग इट। और मेरी बच्चों से गुजारिश होगी, बच्चों के अगर आप लोग मुझे टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड कर सकते हो ना हर एक सवाल के, इट वुड बी एब्सोल्युटली ग्रेट यार, क्योंकि मेरे पास मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट बनाने के बाद फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इसको एडिट करूँगा, है ना, और एडिट करने के बाद फिर मैं उसको अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद उसका एसईओ करूँगा, थंबनेल बनाऊंगा, थंबनेल डालूंगा, उसके पैरेलली मेरे को फिर शॉर्ट्स भी डालने हैं आप लोगों के लिए, है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स से शॉर्ट्स भी डालने हैं, उसको भी मेरे को रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो यस, और मैं अभी सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, आपको साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी टू डू। तो अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे आप टाइम स्टैम्प्स दे, ये कहते हुए ये टाइम से टाइम तक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ये कर देगा। तो भाई फॉर कार्बन्स कंपाउंड जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ह्यूमन है ऑलरेडी हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए अगर आप प्रोवाइड कर पाओगे मुझे ना, मैं उसको सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, ताकि हर बच्चा जो इन आने वाले 2-3 दिन में पढ़ेगा उनकी हेल्प हो जाए ना बच्चा। प्लीज मेक श्योर कि अगर आपके पास वक्त है तभी, मैं आपके कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अब तक वीडियो अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया। वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग करंट जो, और सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि भाई कौन सी टाइप ऑफ करंट आपके घर में आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट आती है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? जो करंट आपके वक्त के साथ ऑल्टरनेट करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम में लिखा हुआ है, जो वक्त के साथ ऑल्टरनेट करे उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो वक्त के साथ ऑल्टरनेट ना करे, ना बदले, उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी। हमारे घर पे आती है ऑल्टरनेट करंट एसी। क्यों आती है वो भी अभी हम सीखेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है क्योंकि वो ऑल्टरनेट करती है। सवाल ये कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी में ऑल्टरनेट करती है, और वो फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 हर्ट्ज। स्पैम तो आपने कर दिया होगा, ठीक है। अब मुझे इस सवाल का जवाब बताओ, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो कितनी बार वो अपना डायरेक्शन बदलता है हर सेकंड में? बताओ कमेंट्स में। बता दिया, चलो ठीक है भाई। पर सेकंड अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक बार थोड़ा 9 ग्रेड में थोड़ा रियलाइज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 1 सेकंड है। इस 1 सेकंड में जितने वेव बनते हैं, है ना, वेव्स पर सेकंड इज व्हाट वी कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? तो अगर इसकी 50 हर्ट्ज है यानी कि 50 वेव बन रहे हैं हर सेकंड, और अगर 50 वेव हर सेकंड बन रहे हैं तो मान लो कि भाई ये एक वेव है। एक वेव में करंट की डायरेक्शन कितने बार बदला? यहां एक, यहां एक, 2 बार, वहां, यहां 2 बार, एक वेव में 2 बार। तो 50 वेव्स बन रहे हैं पर सेकंड, तो कितना हो गया? 100, है ना। सो द डायरेक्शन चेंजेस 100 टाइम्स। अब यहां पर एक कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी वुड हैव बीन 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स द डायरेक्शन वुड हैव चेंज? 200 टाइम्स। If the direction of the current changes 300 times per second, what is the frequency? 150 hertz. ये कॉम्पिटेंसी लेवल पे आपको दे सकते हैं। आपको आप चाहते होगे ना कि अभिषेक सर आप पेपर बनाते मजा आता है। हाँ, आई ऑल्सो नो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। मैंने डिफाइन कर लिया आप लोगों के लिए, है ना। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया एक बार थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है भाई? जो वक्त के साथ डायरेक्शन रिवर्स करती है तो बदलती है पीरियोडिकली, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डीसी करंट क्या होती है? डायरेक्ट करंट, जिसका कांस्टेंट होता है, वो डायरेक्शन नहीं बदलती, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं ना। जो वक्त के साथ डायरेक्शन को बदले वो ऑल्टरनेटिंग करंट, जो वक्त के साथ ना बदले वो डायरेक्ट करंट, है ना। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर हम एसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक्सप्लेन व्हाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत कॉमन सवाल है कि जब करंट को हमें यहां से दूर भेजना पड़े, जैसे मतलब मान लो कि अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली से आपको करंट भेजना है मुंबई में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इस पूरे डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के दौरान ऑफकोर्स आप इसको कोरियर नहीं कर सकते हो, इसको आप इंटरनेट के थ्रू नहीं भेज सकते हो, इसको आप ऑनलाइन नहीं भेज सकते हो, आपको वायर ट्रांसमिशन ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। तो वायर ट्रांसमिशन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कर रहे हो तो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। इस लंबे डिस्टेंस में ऑफकोर्स ही बात है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट हो सकती है ना, ऑफकोर्स ही बात है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है डायरेक्ट करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट में कम वेस्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से बिकॉज देयर इज लेस पावर लॉसेस एंड एनर्जी लॉसेस इन द केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वी यूज इट फॉर लॉन्गर ट्रांसमिशंस, ठीक है। ऐसे समझना इसको, ठीक है बेटा। चलिए 9th क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है, बहुत ही अच्छा सवाल। मेंशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये आ सकता है आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए। डायग्राम के साथ बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट मी हेल्प यू गाइस, मेकिंग अ वेरी गुड डायग्राम एंड टू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर के सामने आप मान लीजिए कि भाई आप खड़े हो, स्माइल कर रहे हो और जाकर इस रेफ्रिजरेटर को छूते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ ऐसे चूहे वगैरह घुस गए थे, है ना, जिन्होंने क्या क्या अंदर में जो लाइव वायर वगैरह थी उसको काट कर खा गए वो। अब लाइव वायर में होती है करंट, वो करंट आकर चिपक गया आपके रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर बना किससे होता है? मेटल से, है ना। सारे बड़े बड़े डिवाइसेस मेटल से बनते हैं, देखा होगा आपने, देखा है ना भाई। बड़े डिवाइसेस, एसी ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, सब मेटल के बने हुए हैं। माइक्रोवेव ले लो, सब मेटल के बने हुए हैं। सारे बड़े बड़े डिवाइसेस मेटल के बने हुए हैं, और मेटल दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स। तो जो पॉजिटिव चार्जेस या तो फिर आपके जो भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो आपके क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर फैल चुके हैं, ठीक है। आप जाकर आप उसे छूओगे तो आपको शॉक लगेगा, ठीक, क्योंकि करंट आपके थ्रू पास हो जाएगी। करंट क्या होगी? करंट आपके थ्रू थप से पास हो जाएगी और आपको शॉक लगेगा। गए फिर आप, हो सकता है कि चढ़ जाओ फोटो पे, दीवार पे। है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे,
हम अर्थिंग करते हैं। अब ये अर्थिंग होती क्या है, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ही बड़े ही प्यार से हम हम बड़े ही प्यार से एक मेटल की फ्रेम लगाते हैं आपके डिवाइस के अंदर। उस मेटल के फ्रेम में से एक ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस की वायर निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल की फ्रेम में लगाई, क्यों लगाई है जीरो रेजिस्टेंस वाली, क्यों लगाई है? क्योंकि जो ये सारी चार्जेस होंगी फिर इस मेटल फ्रेम पे आ जाएंगी, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है, और वो सारे चार्जेस फिर इस वायर से पास होने लगेंगे। और इस वायर को हमने लगा दिया एक प्लग में, वो प्लग को हमने लगा दिया सॉकेट में। रेफ्रिजरेटर का जो प्लग होगा उसको हमने सॉकेट में लगाया। सॉकेट के अंदर से वो ग्रीन वायर कंटिन्यू होती है और सीधा जाकर जमीन में जुड़ जाती है। तो जो भी करंट थी, जो भी आपकी करंट थी, वो बहते इसके थ्रू बहते जमीन में चले जाती। तो जितनी भी एडिशनल करंट थी वो जमीन के अंदर चले गई। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। क्यों? क्योंकि अर्थ में चलेगी सारी करंट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अर्थिंग। इसके थ्रू जो भी एक्स्ट्रा करंट रेफ्रिजरेटर में थी वो अर्थ वायर से बहते हुए, और इस वायर को हम क्या कहेंगे, इस वायर को हम अर्थ वायर कहेंगे, अर्थ वायर से बहते हुए अर्थ में चली गई, तो इसलिए हमने इसको कहा अर्थिंग। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। अब जाकर आप रेफ्रिजरेटर को छूगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों लगेगा भाई शॉक? क्योंकि सारा करंट तो जा चुका है जमीन पे। So this question can also be termed as ki what are the safety devices in your house? What are the safety process or precautions that we take in our house? Earthing is another thing. Fuse is also another thing. फ्यूज के बारे में भी आप थोड़ा सा जरूर पढ़कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां से। मैं आज आप सवाल नहीं लाऊं क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूज से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एक और सवाल है जो मैं अगला देने वाला हूं। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखना। Draw a schematic diagram of a common domestic electric circuit. Show provision of earth wire, main fuse, electricity meter, distribution box. ठीक है, आप देखोगे ये जो आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाना है। ये आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, बहुत आसान है इसको बनाना, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप क्या करना, आप पहले मैं बना कर दिखाता हूँ, बहुत जल्दी से बना कर दिखाऊंगा आपको। पहले आप एक डब्बा बनाइएगा, फिर एक दूसरा डब्बा बनाइएगा, ठीक है। एक डब्बा बना दिया, दूसरा डब्बा बना दिया, फिर एक तीसरा डब्बा बनाइएगा। बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको वायर निकालनी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और वायर निकालनी है ऐसे, निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी यहाँ पर आपने दो प्लग ऐसे बना दिए, तीसरा बना दीजिए, 3 पिन होती है ना सबकी, और तीसरे में से ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी ये निकाल दीजिए। ये आपकी होगी अर्थिंग यहाँ पर, और ये आपकी अर्थिंग होगी घर के अंदर, और ये घर के बाहर, दोनों तरह में आपने अर्थिंग कर दी है। अब इसके अलावा ये क्या है भाई, ये हो जाती है लाइव वायर, ये हो जाती है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट अंदर जाएगी, न्यूट्रल वायर से करंट बाहर आएगी। लाइव वायर में लग गया आपका फ्यूज, ठीक है। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर, क्योंकि घर के अंदर पहुंचने से पहले आपका मीटर से निकलना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि भाई कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, बना बिल कैसे बनेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या बन गया ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मतलब वो एमसीबी जो आपके घर के अंदर होता है ना, और बहुत से छोटे छोटे प्लग होते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हो, है ना, तभी तो पूरे घर में करंट आती है। एमसीबी बॉक्स पता है ना आपको, फ्यूज वाला बॉक्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर सारी जगह पे करंट आपके घर के अंदर निकल गई, ठीक है। तो ये बना दोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप आराम से ये बना देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस इनका पोजीशन सही होना चाहिए, और जहां जहां से मैंने वायर निकाला है वहीं से नहीं होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा मत कर देना वरना वाट लग जाएगी, ठीक है। अब आखिरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है? तो ओवरलोडिंग में बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। अगर मान लो कि हमारा जो यहाँ पर मैंने प्लग बनाया हुआ है ना, यहाँ पर जो मैंने प्लग बनाया हुआ है, इस प्लग में अगर मैं और 2-3 प्लग जोड़ दूँ, ठीक है, और मैंने 2-3 प्लग जोड़ दिया, उसमें फिर मैंने और 2-3 प्लग जोड़ दिया, फिर मैंने और 2-3 प्लग जोड़ दिया, तो क्या होगा कि एक ही वायर से फिर ज्यादा करंट निकलने लग जाएगी। तो अचानक से सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, तो करंट ओवरलोड हो गया, तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग ऑफ करंट। सो व्हेनेवर देयर इज अ एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इन दिस सर्किट वी कॉल इट एज ओवरलोडिंग ऑफ करंट। अब ओवरलोडिंग ऑफ करंट जब आप खुद से खींचते हो तब भी होता है, एक और रीजन की वजह से हो सकता है। वो कौन सी रीजन है, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। इमेजिन, बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे आप देखना, यहाँ पर इमेजिन कि ये आपका सर्किट है, ठीक है, बल्ब रखा हुआ है, और किसी कारण अवशात क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये सर्किट वायर कट गया और कट के सीधा यहाँ इस वायर पे गिर गया। तो ये तो था लाइव वायर, ये तो था न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर अचानक से न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई, तो हुआ क्या, करंट को जो है आपका जो है करंट को जाना चाहिए था ऐसे कंप्लीट करके वापस आना चाहिए था,
लेकिन अब वो ऊपर तक जा ही नहीं रहा, जाने के बदले वो सीधा यहां से वापस आ रहा है। तो आप देखोगे आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। इसी को हम कहते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट। तो व्हेन योर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली, सडनली इस वायर में एक्स्ट्रा करंट दौड़ने लग जाती है, एक्सेस करंट आ गया ना। पहले यहां से यहां तक जाती थी, वायर का लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा थी, लेकिन अचानक से करंट बढ़ गई क्योंकि लेंथ छोटा हो गया, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। इस वजह से भी ओवरलोडिंग होती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज शॉर्ट सर्किटिंग। सर्किट छोटा हो जाना, शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट सर्किट। So that was it people. Thank you so much for watching this entire video. Really means a lot. I hope कि आपको सब सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए, देखना जरूर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सरप्राइज वाला लिंक भी वहाँ पे डाल दूँ, तो देखना, शायद अभी नहीं हो तो कुछ देर में हो जाएगा, बट देखना जरूर। अगर आप 11th में जा रहे हो, इसके बाद साइंस ले रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है वो, है ना। तो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वेरी क्लियरली। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस। मुझे पता है कि मैं स्क्रीन पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा यूट्यूब स्क्रीन पे पढ़ा रहा है, बट आई एम होपिंग कि मेरा जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो कंटेंट स्क्रीन मुझसे, इस चैनल से परे है, मतलब सबके ऊपर है वो, इसके बाहर आना मुश्किल। तो आप एक ट्राई करना, मुझे होमवर्क में जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि फ्यूज का क्या काम होता है हमारे घर पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको आ सकता है बोर्ड्स में। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। पूरे साइंस में मुझे बता सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिक्स से बताना है, मैं पूरा साइंस पढ़ा रहा हूँ। और पूरी प्लेलिस्ट जो हमारी बन रही है, हमारी कार्बन कंपाउंड्स हो चुका है, ह्यूमन हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो चुका है, तो नेक्स्ट कौन सा चाहिए बताना, उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। मेक श्योर पीपल टू वॉच द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। पीस।